अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई सतह पर, 15 साल बाद मुज़ाकरात का आगाज। सऊदी अरब और ईरान करीब आने लगे। सऊदीया के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान वफ्द के हमरा ईरान के दौरे पर। यमन में तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फिजाई हमला। आईपीएल में मैच फिक्सिंग की गूंज, बीसीसीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। और इस्लामाबाद में 2 ज़लज़ले और शदीद ज़ालाबारी, क्या कुदरत बिफर गई है? सबसे बड़ी खबर का ताल्लुक है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। 15 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया है, एक नया दौर आया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरीज 15 साल के बाद मुलाकात कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं बांग्लादेश में। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई सतह पर पहुंच रहे हैं। जब से हसीना वाजिद की हुकूमत का इख्तिताम हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश बतदरीज एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच एक वफ्द के हमरा बांग्लादेश में मौजूद हैं और वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल के तातुल के बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुशावरत का छठा दौर। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा एमडी तौहीद हुसैन से मुलाकातें की। तफसीलात के मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस पदमा में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुशावरत का छठा दौर हुआ, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरीज ने वफूद के हमरा शिरकत की। मुलाकात में सियासी, मुआशी, तिजारती रवाबित और दिफाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, सकाफती तबादले भी ज़ेर गौर आए। दोनों ममालिक ने सार्क को बहाल करने की जरूरत का आदा किया। साथ साथ ज़ेर इल्तवा मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग के आगाज के खैर मकदम के साथ दोनों ममालिक ने बराह रास्त फजाई राब्ते की बहाली की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने बांग्लादेशी फरीक को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं ईरान की जानिब, जहां पर ईरान के भी एक मुल्क से ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईरान का दौरा किया है सऊदी अरब के एक वफ्द ने, और सऊदी अरब के इस वफ्द को लीड कर रहे थे सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़। अब ये भी दौरा जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की एक तारीख़ रही है और ये दोनों ममालिक एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। और अब इन दोनों के करीब आने का सिलसिला ये भी बेहतर होता जा रहा है। चीन की सालसी में ये दोनों ममालिक पहली मर्तबा एक दूसरे के करीब आए थे, चंद साल पहले ये मामला हुआ था। और अब ये दूसरी मर्तबा ये मामला हो रहा है जब एक बहुत बड़ा दौरा सऊदी वज़ीर दिफा का जो कि अपने वफ्द के हमरा पहुँचे हैं ईरान। और ईरान जब वो पहुँचे सऊदी वज़ीर दिफा, तो ईरानी अफवाज के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मोहम्मद बाकरी, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अब शहजादा खालिद ने ईरान पहुंचकर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनको एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। और ये पैगाम है सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से। और ये पैगाम क्या है, ये मैसेज क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं। और चूँकि हम ये भी जानते हैं कि सऊदी वज़ीर दिफा ने कुछ अरसा पहले अमेरिका का भी दौरा किया था, तो इसका मतलब है कि ये जो एक ट्रायंगल है, इसमें अब कुछ मामला होने जा रहा है। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको कह रहे हैं सारे एनालिस्ट्स। और बल्कि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तारीख़ बदल रही है, क्योंकि तारीख़ी तौर पर हम जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब काफ़ी दूर थे एक दूसरे से और इसकी एक बहुत पुरानी तारीख़ है। लेकिन अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। ईरान से ही जुड़े एक और मामले को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और यहाँ बात हो रही है ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, उसमें एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। और अमेरिकी जो जरीदा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कहा यह गया कि इसराइल ने मई में
ईरानी जो जौहरी तंसीबात हैं, उन पर हमले का मंसूबा बनाया था और ये जो मंसूबा था, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो मामला है, ये मैंने रोका था, लेकिन मैंने इसको मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया। मैं ईरान से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ईरान ने मुज़ाकरात में सीरियसनेस नहीं दिखाई और मुज़ाकरात की ज़बान ईरान नहीं समझा, तो फिर दूसरी जो ऑप्शन ईरान को दी जाएगी, वो ईरान के लिए बहुत बुरी होगी। तो ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को। और वैसे तो इन दोनों के मामला चलना शुरू हो गए थे और हम सब जानते हैं कि ख़त लिखा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान को भेजा गया था ये ख़त, और फिर उनके दरमियान मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे। और ये मुज़ाकरात जो थे, उनका पहला दौर जो कि बहुत ही मुख्तसर दौर था, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। ये मुख्तसर बातचीत का दौर हुआ था मस्कत में, ओमान के दारुल हुकूमत में। और अब इसके हवाले से भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि इसका जो अगला दौर था, उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया है और ये वेन्यू अब मस्कत के बजाय रोम कर दिया गया है। और इस पर ईरान को एतराज़ है और ईरान का कहना ये है कि इस तरीके से जो वेन्यू है उसको चेंज करना, ये ज़ाहिर करता है कि अमेरिका जो है वो इन मामलात में और मुज़ाकरात में अभी तक जो है वो नॉन सीरियस है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमारे सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात भी कही थी, वो ये भी कही थी कि मैं चाहता हूँ कि ईरान मुज़ाकरात करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईरान को एक मौका दिया जाए कि वो एक बहुत बड़ी कौम बनकर उभरे, लेकिन मुझे हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। यानी कि हमला करना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्ड्स पर इस वक़्त मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर के लिए लेकर चलते हैं यमन की तरफ, जहां पर यमन में तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फ़िज़ाई हमला हुआ है और 50 से ज़ायद अफ़राद जाँ भाग हुए हैं। रास ईसा नामी ये बंदरगाह है यमन में, जो कि तेल की बंदरगाह है, और इस बंदरगाह पर अमरीकी हमला हुआ है। हूथी जो वज़ारत सेहत हैं, उनके तर्जुमान की सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताया गया है कि जो 20 लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं, वो सब उस बंदरगाह पर मुलाज़मत करते थे। अब अमेरिका की तरफ से ये जो हमले हैं, ये 15 मार्च से रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं और बुनियादी जो मकसद है इन हमलों का, वो ये है कि हुसियों को रोका जा सके उन हमलों से जो कि वो बहरी जहाज़ों पर कर रहे थे, अमरीकी बहरी जहाज़ों पर, इसराइली बहरी जहाज़ों पर जो हुसियों के हमले जारी थे। और हुसियों ने कहा था कि हम जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के तौर पर ये हमले कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अब अमेरिका ने 15 मार्च से हूथियों पर हमले शुरू किए हुए हैं और अब ये उनका ताज़ा तरीन हमला था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की, उन पर भी हमले जारी हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी तसव्वुर की जाती है, उस यूनिवर्सिटी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो एक मज़ाक है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नफ़रत और हिमाकत की तालीम दी जाती है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। और उन्होंने एक और बात भी की और उन्होंने ये कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अब दुनिया की जो बड़ी दरसगाहें हैं, जो अज़ीम दरसगाहें हैं, उनकी फ़हरिस्त से निकाल देना चाहिए। इसके साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इक़दाम भी किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ। पहले हम जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो 2 अरब से ज़ायद की जो ग्रांट थी, वो मनसूख़ कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हमला किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर, और इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो टैक्स इस्तिस्ना है, वो भी ख़त्म कर दिया है। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ पर, वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे खड़ी हो गई हैं और उनकी बातों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है इन यूनिवर्सिटीज़ ने। उन यूनिवर्सिटीज़ पर एक क्रैकडाउन हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है। अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहाँ से खबर ये आई है कि जर्मनी में हर 6 मिनट में एक चोरी की वारदात होती है और चोरी की वारदातों से जो नुकसान होता है, उसका जो तख़मीना लगाया गया है, वो है सालाना 350 मिलियन यूरो। जी, 350 मिलियन यूरो सालाना जर्मनी में चोरी की नज़र हो जाते हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे जर्मनी में मौजूद हैं शाहिद अमीर साहब। जी शाहिद, बताइएगा। जी, अवैस बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया है। ये बिल्कुल एक हैरानकुन बात है कि जर्मनी में चोरी हो रही है। जर्मन वफाकी पुलिस के मुताबिक 2024 में 1.7
मिलियन चोरी के केसेस रजिस्टर्ड हुए। और जबकि पहले 6 माह की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में जो है वो चोरी के वाक़यात में 20 से 15% तक इज़ाफ़ा हुआ है। 2025 के डाटा के मुताबिक 45% चोरी के मुर्तकिब अफ़राद गैर मुल्की शहरी हैं। ख़ास तौर पर रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, शाम, अलजायर, मराकश और नाइजीरिया के शहरी हैं। आपको बताऊँ कि जर्मन शहरी भी जो हैं वो चोरी या इस मामले में पीछे नहीं है। 30% के करीब जो हैं वो जर्मन शहरी चोरी के मुर्तकिब होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो मनशियात या माली मुश्किलात की वजह से जराइम की तरफ माइल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो जदीद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और डाटा प्रोटेक्शन, फिंगरप्रिंट्स जैसे नई टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए है, लेकिन फिर भी जो है उनकी पुलिस की जो एक आम रिपोर्ट है, उनकी कारकर्दगी वो तसल्ली बख्श नहीं है। सिर्फ़ जो है वो तकरीबन 18% तक रिकवरी हो पाती है या 18% तक जो है वो मुजरिम पकड़े जाते हैं। जबकि अगर हम हुकूमती पॉलिसियों पर नज़र दुराएँ तो 2025 के सर्वे के मुताबिक 55% जो जर्मन शहरी ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो जराइम कंट्रोल करने में नाकाम रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जर्मनी का चोरी और जराइम का जो बुहरान है वो सिर्फ़ इमिग्रेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि मुआशी इंतज़ामी और सियासी निज़ाम की कवानीन में मजमूई नाकामी है, यानी हुकूमत की मजमूई नाकामी है। जब तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली के साथ नहीं लड़ेगी, ये मसला बढ़ता रहेगा। 2024 में 23,000 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और 2025 में इम्कान है कि छठे महीने तक जो है वो 12,000 गाड़ियाँ जो है ना वो चोरी होंगी। इसके अलावा एक रिस्क एनालिसिस है जो कि बुंडस क्रिमिनल आर्म्ड यानी कि जर्मन वफाकी पुलिस और जर्मन इंश्योरेंस एसोसिएशन और यूरोपोल ने किया है। ये रिस्क एनालिसिस एक हाई पोसिस है। इसके मुताबिक जो है अगर ये जराइम और चोरियों की औसतन अदाद-ओ-शुमार ऐसे ही रहे तो 2025 में 50,000 गाड़ियाँ चोरी हो जाएँगी और दुकानों में जो चोरियाँ हैं वो 4 लाख तक होंगी और साइबर क्राइम जो हैं या ज़्यादातर जो बैंक के फ्रॉड होते हैं वो 2 लाख तक हो जाएँगे और सिर्फ़ तकरीबन 18% के करीब जो है वो चोर पकड़े जा सकते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन हाइपोथेसिस का मतलब कि ये एक अंदाज़ा है, यानी कि तहकीकाती अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, अदाद-ओ-शुमार हैं, वो हकीकत में होने वाली चोरियों के बिल्कुल करीब हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद अमीर साहब हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे। हम बात करते हैं कुछ मौसम की और कुछ नेचर की। इस्लामाबाद के हवाले से हम सब ने देखा कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पर एक हेल स्टॉर्म आया और जो ओले वहाँ पर गिरे हैं, वो बड़े-बड़े पत्थरों के साइज़ के ओले थे। काफ़ी गाड़ियों को वहाँ पर नुकसान पहुँचा, काफ़ी जगहों को नुकसान पहुँचा और ये एक बड़ी तशवीशनाक है कि मौसम जो है वो इस कदर ग़ज़बनाक किस तरह हो सकता है। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद में और जो उसकी विसिनिटी है उसमें 2 ज़लज़ले आए और ये 2 ज़लज़ले और फिर ये ख़तरनाक हेल स्टॉर्म, ये किस बात का पेश-ख़ैमा है? क्या हमने नेचर से कोई नाराज़गी मोल ले ली है? वैसे तो ये बात हम सब के सामने है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो ज़मीन जो है वो अब उसका मामला तब्दील हो रहा है, मौसम का मामला तब्दील हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद जो है क्या किसी बड़े ख़तरे में है? क्योंकि इस तरह का ख़तरनाक मौसम होना, लोगों का नुकसान होना और फिर वहाँ पर बहुत जल्द ही 2 यके बाद दीगरे 2 अर्थक्वेक्स का आना, ये बहुत तशवीशनाक बात लगती है। इस हवाले से हमने सोचा कि आज अपने प्रोग्राम में बात की जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब जो कि चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम ज़रा इस हवाले से जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफ़ज़ाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जो हेल स्टॉर्म है, इसकी बात करना चाहूँगा कि कहा ये जा रहा है कि ये जो शदीद हेल स्टॉर्म इस्लामाबाद में जो आया, ये इस तरह का हेवी हेल स्टॉर्म जो है ये 8-10 सालों के बाद देखने को मिला है। तो इस हवाले से अगर आप हमें बता सकें कि इतनी बड़ी शिद्दत जो है, इसकी क्या वजह बनी और क्या ऐसा हुआ कि इससे पहले इस तरह के स्टॉर्म्स देखने में नहीं आए और ये जो हेल स्टॉर्म था, ये बहुत ज़्यादा हेवी था?
जी बिल्कुल, पहले भी इस तरह के हैवी स्टॉर्म्स आते रहे हैं, लेकिन वो मुझे याद पड़ता है कि 8 साल पहले यकम जून को एक आया था, जो कि विंड स्टॉर्म था, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए थे इस्लामाबाद में। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो आते रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड इस तरह से रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, वो प्रेसिपिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसमें हेल स्टॉर्म भी होता है, रेनफॉल भी होती है, और स्नो भी हो सकती है, ब्लिजर्ड भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो स्टार्ट हुई है प्रेसिपिटेशन, दैट वाज फ्रॉम हेल स्टॉर्म। रेन नहीं थी उसमें, रेन बाद में शुरू हुई है। तो इस दफ़ा जो हेल स्टॉर्म हुआ है, कुछ यालाबारी प्लस उसका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि इसका अलर्ट जारी किया था महकमा मौसमियात ने, लेकिन इतना हेवी ये हेलस्टॉर्म होगा, इसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो है वो लोगों को वार्निंग नहीं दी गई थी। तो ये क्या प्रेडिक्शन नहीं हुई थी, और ऐसा क्यों नहीं हो सका था कि लोगों को ये पहले से बताया जा सके कि ये एक बहुत हेवी हेलस्टॉर्म होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, तो लोग जो है वो अपने तौर पर कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते थे। जी, सही फरमा रहे हैं। असल में हमारी जो फोरकास्ट थी इस स्पेशल इवेंट के लिए, इस 16 से जो 22 की है वो फोरकास्ट, वो ऑलरेडी ट्यूसडे के रोज़ इशू कर दी गई थी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी शेयर की गई थी। इसके अलावा जो हमारी वेदर ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पीएमडी किसान ऐप, उसमें भी अलर्ट जो है, वार्निंग इशू की गई थी। ये इवेंट स्टार्ट होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो इशू की गई थी कि यहाँ पे इन इलाकों में इस जगह पे इस तरह का सीवियर वेदर हो सकता है। अब सीवियर वेदर में जब हम कहते हैं, तो फिर उसमें उस तरह से जो अनप्रेसिडेंटेड बात उसमें यही हुई कि वेदर तो हुआ, लेकिन उसमें जो हेल साइज था वो बहुत बड़ा था। एंड दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट रीजंस। वन ऑफ देम इज द ऑनगोइंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी उनमें से एक इवेंट था। अच्छा, थोड़ा-सा मैं चाहूँगा आप हमें ये भी समझाएँ कि जो हेलस्टॉर्म्स हैं, ये आते क्यों हैं? और क्या इनका ताल्लुक भी जो है वो मौसमियाती तब्दीली से है? और क्या आने वाले दिनों में इस तरह के और मज़ीद हेवी हेलस्टॉर्म्स जो हैं वो आ सकते हैं? जी, इसके हेल स्टॉर्म की वजह जो है वो ज़्यादातर मेनली डिपेंड करती है डिफरेंशियल हीटिंग के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का अभी वेदर चल रहा है, उसमें हीट वेव लाइक सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी, और उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और वार्मनेस ऑब्जर्व की जा रही थी। तो उसमें हम इस तरफ, हमारी तरफ जो है वो इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा शदीद यालाबारी हुई, जबकि दूसरी तरफ जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें टेम्परेचर्स अबव 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो कल रिकॉर्ड किया गया वो बहावलपुर में 46.5 था। तो इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है छोटे से एरिया में, तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, जैसे कल था, तो ऐसी सूरत में जो वर्टिकल डेवलपमेंट है, जो कन्वेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और उस स्ट्रांग कन्वेक्शन की वजह से जो क्लाउड की थिकनेस है, वर्टिकल उसकी जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर, ये भी बताइएगा कि हेलस्टॉर्म्स का आना, एक बहुत शदीद हेलस्टॉर्म का आना और 2 ज़लज़लों का आना, ये क्या किसी तरह आपस में कनेक्टेड है? क्योंकि लोगों में काफ़ी खौफ और हरास पाया जाता है। जी, अभी तक साइंटिफिकली इसमें इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक डेवलप नहीं हो सका, साइंटिफिकली क्या स्पीकिंग। और इसमें जो अभी ज़लज़ले आए हैं वो झेलम फॉल्ट की वजह से आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि रबात की साइड पे भी एक ज़लज़ला आया था, फिर कुछ दिनों के बाद अभी कल परसों एक जो है वो वाह टेक्सला की साइड पे एक ज़लज़ला आया। तो ये सारी जो है ना झेलम फॉल्ट, इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है। और ये एक अच्छी बात इस सेंस में भी है कि एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है, किसी एक बड़े अर्थक्वेक की फॉर्म में नहीं रिलीज हो रही। तो ये अच्छा है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक अगर आते रहें तो वो एनर्जी रिलीज होती रहती है टेक्टोनिक्स में से। तो इसका जो रिलेशन है विद वेदर, कोई अभी इसका एस्टैब्लिश्ड थ्योरी इसके ऊपर नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू करते हैं अर्थक्वेक्स के हवाले से 2
दो ज़लज़ले यके बाद दीगरे इस्लामाबाद के वासियों ने महसूस किए, पाकिस्तान के कई शहरों में ये ज़लज़ले महसूस किए गए। अब ये जो 2 ज़लज़ले हैं, इनका आना किस बात का पेश-ख़ैमा है और इनका क्या कोई कनेक्शन है ज़ालाबारी से? इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ जियोलॉजिस्ट जनाब सैयद तारिक हसनी साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा जो ये कनेक्शन है इसी के हवाले से हम बात कर लें कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ज़लज़ले भी आए और फिर उसके बाद अब ये जो इस्लामाबाद में हमने एक शदीद किस्म की ज़ालाबारी देखी है, तो इन 2 ज़लज़लों का आना और फिर ये हेवी हेलस्टॉर्म इनका आपस में आपके ख़्याल में कोई कनेक्शन है या नहीं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। और देखिए, जो इस्लामाबाद में ज़लज़ले आए, अभी पिछले वीक 2 ज़लज़ले आए हैं, और इसके साथ ही कल एक बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई है कराची इस्लामाबाद में। देखिए, इस्लामाबाद जिस जगह लोकेटेड है, वो अगर आप उसका अर्जियाती साख देखें तो वो एक प्लेटू के ऊपर है। यानी प्लेटू ऐसे है कि उसके साउथ में सॉल्ट रेंज का थ्रस्ट है, जो कि बेसिकली एक बड़ा फॉल्ट है। और अगर आप इस्लामाबाद के नॉर्थ में देखें तो इस्लामाबाद के नॉर्थ में मरगला पहाड़ी है, और उसके पीछे भी 2 बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं जो फॉल्ट सीरीज जा रही है, और जिसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और ये मैन बाउंड्री थ्रस्ट मेजर फॉल्ट्स का एक रीजन हो सकती है। हमारा जो 2005 का अर्थक्वेक आया था, जिसके अंदर कश्मीर में और इस्लामाबाद में भी तबाही हुई थी, वो काफ़ी बड़ा पाकिस्तान का इलाका जो नॉर्थ का एरिया है उसमें तबाही हुई थी। उसमें भी वो वजूहात जो यही फॉल्ट में एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से ये तबाही आई है। तो एक तो इस्लामाबाद की जो लोकेशन है वो ये आप कह सकते हैं कि वो 2 बड़े फॉल्ट्स के दरमियान में लोकेटेड है, और मेजर एक फॉल्ट है जो कि नॉर्थ में है, उसके तो बहुत ही करीब है। तो फॉल्ट हमेशा वहां आते हैं जहां पर के अर्थ के मेजर, जमीन के जो मेजर फॉल्ट्स हैं, या तो वो वहां हो। इसके अलावा जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, जो हमारी जैसे कि पाकिस्तान है, वो पूरा पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, मां सिवाय थोड़ा सा वेस्टर्न पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के साउथ का एरिया है, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा मेजर पोर्शन जो है वो इंडियन प्लेट पे है। अच्छा, और इंडियन प्लेट के ऊपर है। और इंडियन प्लेट जो है वो हमारा पूरा ये पाकिस्तान तकरीबन इंडियन प्लेट है। उसके नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है जहाँ हिमालयाज बन रहे हैं। इसके अलावा दीगर पहाड़ी सिलसिले भी हैं, हिंदू कुश है, कराकोरम है। तो ये जो है ये तमाम एरियाज है, ये फॉल्ट रिच एक्टिव एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट अभी भी मूव हो रही है। तो ये जब प्लेट मूव होती है तो उसकी वजह से भी जलजले आते हैं। अच्छा, अब अगर ज़रा हम इस्लामाबाद स्पेसिफ़िक बात करें, तो इस्लामाबाद का जो रीजन है वो भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। तो ये जो संगम है ये कितना ख़तरनाक है और इस हवाले से क्या कोई तशवीशनाक बात है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपने तस्करा किया, बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये हमारा जो हिमालयाज का एरिया है, यहाँ पर ये इसकी एरिया है जहाँ पर के ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं। और ये तकरीबन आप समझें कि आज से कोई ये तकरीबन 5 मिलियन साल पुराना ये वाक़या है, जब ये टकराव का अमल, बल्कि 35 मिलियन साल पहले टकराव का अमल हुआ, और 5 मिलियन साल बाद ये तकरीबन दोनों जो प्लेट्स है ये टकरा गई। ये अमल अभी भी जारी है। इस्लामाबाद वहां से कोई तकरीबन 300-350, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने किलोमीटर है, मगर वो काफी दूर है। मगर इन मेजर फॉल्ट्स के साथ पैरेलल फॉल्ट्स हैं जो कि तकरीबन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैरेलल ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, फिर उसके साथ एक मेन मेंटल थ्रस्ट है, और ये मेजर फॉल्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद के नॉर्थ में मौजूद है। और खुद मारगला हिल का जो हिल है वो भी एक मेजर पहाड़ी है, उसके नॉर्थ के अंदर ये फॉल्ट्स हैं। तो यहाँ पर खतरे बिल्कुल हैं। ये तमाम फॉल्ट जोन के अंदर जो भी घर बनेंगे, जो बिल्डिंगें बनेंगी, उनको जलजला प्रूफ मटेरियल से बनाना पड़ता है। उनकी प्लानिंग ऐसे हो कि वो हर किस्म का, यानी 7.5 का या इवन 8 का
रेक्टर स्केल के ऊपर अगर कोई जलजला आए तो उसको वो सह सके। तो इन एरियाज में खतरा है, और ये वाहिद इलाके नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे इलाके हैं जो एक्टिव फॉल्ट जोन के साथ हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो कोयटा और उसके अतराफ का इलाका है, कल्लात का इलाका है, खुजदार का इलाका है, क्योंकि ये चमन फॉल्ट्स के इन द विसिनिटी ऑफ 100 और 50 किलोमीटर के अतराफ के जितने भी एरियाज हैं ये फॉल्ट के बिल्कुल साथ हैं, और इनकी वजह से ये प्लेट बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है बिटवीन यूरेशियन और इंडियन प्लेट, तो ये लैटरल यहाँ पे मूवमेंट होती है। और फाइनली सर ये भी बताइएगा कि ये जो ज़लज़लों के हवाले से कौन-सा इदारा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है? कोई मरबूत निज़ाम, कोई फ़ाल सिस्टम, कोई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हों या हमें करनी चाहिए? इस हवाले से क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, अब तक पूरी दुनिया जो है वो ज़लज़लों की लपेट में है, और इस पे रिसर्च भी हो रही है कि वो क्या तरीक़े हैं जिनसे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ज़लज़ले आ सकते हैं। मगर पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारे यहाँ एक भी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं था। अब माशाल्लाह से हमारे यहाँ में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो गालिबन 23 के करीब जो है वो साइस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो तमाम ज़राए हैं कि हम जिनसे उनको ऑब्जर्व कर सकें। बात है प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन के मायने ये है कि हम ये फोरकास्ट जैसे मौसम की करते हैं कि जी कल गर्मी पड़ेगी और परसों बारिश होगी, तो ये वाली एबिलिटी अभी तक दुनिया ने हासिल नहीं की है। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं। जब मिसाल के तौर पे कुछ टेम्परेचर जो है कुछ फॉल्ट्स के अलॉन्ग वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मगर अगर एक फॉल्ट अगर 2000 या 4000 किलोमीटर लंबा है तो आप मुस्तकिल उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। फर्ज करें कि अगर आप मॉनिटर कर भी लें टेम्परेचर को या और दीगर प्रॉपर्टीज को, तब भी आपके पास ये जरिया नहीं है कि आप ये बताएं कि अब ये इस लेवल पे पहुंच गया है तो आज से 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कहीं जलजला वकूअ पजीर होगा। तो ऐसी एबिलिटी अभी नहीं है, माँ सिवाय सुनामी की सूरत में, कि जब सुनामी ऐसा होता है कि जो समंदर में फॉल्टिंग होती है या जलजले आते हैं तो वो हम पहले समंदर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़मीन पे जो भी करीबी रिहायशी इलाके हैं या जो खुश्की के इलाके हैं वहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले से कि अब सुनामी वहाँ इतने घंटे बाद अपना इम्पैक्ट वहाँ पर आएगा। तो लिहाजा वो तो एक जरिया है सुनामी की सूरत कि अगर वो कोई तकरीबन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर किसी जलजला समंदर में आया है तो वो हमारे पास एक वक्त होता है, और वो हम सुनामी फोरकास्ट कर के बाद जो जलजला आता है, या जलजला तो नहीं आता बल्कि आप यूँ कहें कि जो सुनामी से जो नुकसान मुतवक्के होता है उसको हम फोरकास्ट करके बता देते हैं कि जनाब इतने देर बाद आपको ये समंदर का पानी जो है ये कोई बड़ी लेयर बनाएगा, वेव बनाएगा, और इससे जो मुमकिन नुकसान है उसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए कह दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद तारिक हसनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जियोलॉजिस्ट, और बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जो 2 ज़लज़ले यके बाद दीगरे आए हैं वो किस कदर तशवीश का बाइस है। अब आपको लेकर चलते हैं हम भारत की तरफ, जहाँ पर क्रिकेट का मेला जारी है, इंडियन प्रीमियर लीग, और इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से एक वार्निंग जारी की है, और बीसीसीआई ने तमाम प्लेयर्स को, तमाम ऑफिशियल्स को, तमाम टीम्स की जो मैनेजमेंट है उनको, और यहाँ तक के कमेंटेटर्स को भी एक वार्निंग दी है। और इस वार्निंग में बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने ये कहा है कि खिलाड़ियों को और टीम्स को एक शख्स अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और ये शख्स जो है इसका ताल्लुक हैदराबाद से है, और ये एक हैदराबाद का बिजनेस पर्सन है, और इस शख्स के जो लिंक्स हैं
वो बुकीज़ से हैं और ये शख्स आईपीएल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और ये शख्स जो है वो टीम्स को कॉन्टैक्ट कर रहा है, प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो किसी भी शख्स को इस हवाले से सबको ये वार्निंग दे दी गई है कि किसी भी शख्स को इस बिज़नेसमैन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस बिज़नेसमैन से किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट ना रखा जाए। अब आईपीएल के हवाले से पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं और वैसे तो आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी लीग मानी जाती है, लेकिन आईपीएल के हवाले से ये खबरें सामने आती रही हैं कि उनके अंदर मैच फिक्सिंग होती रही है। आईपीएल के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ भी ऐसी सामने आई हैं कि जिसके अंदर शुबा होता है कि कहीं न कहीं कोई मामला फिक्स है। लेकिन अब ये जो ताज़ा खबर आई है बीसीसीआई ने जो ये वार्निंग दी है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली टीम्स को और उनकी मैनेजमेंट्स को, ये खबर पूरे इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हुई है और इसी हवाले से हम भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं चंद्रेश नारायण, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद्रेश। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। चंद्रेश थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। मैं जानना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने जो ये अलर्ट जारी किया है, इसके हवाले से क्या तफ़सील बता सकते हैं आप हमें? कौन है ये शख्स और इस हवाले से बीसीसीआई जो है वो क्या कहता है? नहीं, आई डोंट थिंक ये कोई अलर्ट एज सच है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर टूर्नामेंट में होता है। आईसीसी करते हैं, पीसीसीआई करते हैं, पीसीबी करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे अलर्ट पीएसएल में भी दिए गए होंगे। हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में दिया जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अलग से कुछ दिया गया है और ऐसे अलर्ट की फला इंसान से दूर रहिए, फला इंसान है या ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है। ये सब बातें हर टूर्नामेंट में होता है, तो आई डोंट थिंक कुछ अलग है जो आईपीएल के लिए कहा गया है। चंद्रेश अगर ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो फिर भारतीय मीडिया जो है वो इसके हवाले से वाविला क्यों कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, तो ये बात वहाँ पर खुलकर लिखी गई है, साफ-साफ अल्फ़ाज़ में लिखा गया है कि बीसीसीआई ने कहा है कि एक शख्स है, हैदराबाद का बिज़नेसमैन है, उससे दूर रहें। तो व ये फिर मीडिया इतना ज़्यादा इसके हवाले से क्यों बात कर रहा है? ये जैसे मैंने कहा कि ये हर टूर्नामेंट से पहले आईपीएल हो या पीएसएल हो या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो, कोई बायलैटरल सीरीज हो, जो एंटी करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट होता है बीसीसीआई का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का, वो सब इस मामले में सारे प्लेयर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये इंसान है, आप इनसे दूर रहिए और ये आएंगे तो आप जरा बच के रहिए। तो इसमें कोई मतलब कोई अलग सी बात कुछ नहीं है और आई डोंट थिंक इसमें कोई मतलब है। और इंडियन मीडिया एसेस ने नहीं, एक स्टोरी आई थी उसको देख के बाकी सब ने वही स्टोरी रिपोर्ट किया बस, और कुछ नहीं हुआ उसके आगे। उस पर कोई और तब डिटेल में कोई स्टोरी नहीं आया है। चंद्रेश आप तो बिल्कुल डिनायल मोड में चल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एनडीटीवी पर रिपोर्ट हुआ है ये मामला। इसके अलावा ये मामला स्पोर्ट्स तक पर जो है वो रिपोर्ट किया गया है। ज़ी न्यूज़ पर ये मामला रिपोर्ट किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं है और सब कुछ बिल्कुल हंकी-डोरी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। ये बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं इंडिया के और जब इन्होंने रिपोर्ट किया है तो कोई न कोई ऐसी बात तो होगी जिस जो जो आप शायद बताना नहीं चाह रहे। अच्छा मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा-सा अगर आप सोचें थोड़ा-सा हमारे साथ शेयर करें कि ये मामला क्या है और ये जो हैदराबाद का जो बिज़नेसमैन है, चलें इसके बारे में बताएँ कि ये शख्स जो है ये कौन है जिसके बारे में बीसीसीआई कह रहा है? कुछ नहीं है उस तरह से। मैंने जैसे कहा वो कोई भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। हमें तो सिर्फ एक का नाम, एक के बारे में सुनने में आ रहा है। जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, बायलैटरल सीरीज होता है, पीएसएल होता है, आईपीएल होता है, सीपीएल होता है, बिग बैश होता है, बीपीएल होता है, 100 होता है, तब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के बारे में बताया जाता है। तो इसमें किसी मतलब इसमें कोई, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कोई स्पेसिफिक इंसान का नाम कुछ नहीं है, मतलब इनसे आगाह कर किया हुआ है और ये हर टूर्नामेंट में होता है। पीएसएल शुरू होने से पहले हर टीम को बताया गया होगा, आईपीएल शुरू होने से पहले हर टीम को बताया गया होगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू अबाउट इट। चंद्रेश मुझे लगता है आपने कसम खाई है कि आप इस पर शायद कोई बात नहीं करेंगे और ज़ाहिर है चलें यू हैव द राइट लेकिन चलें मुझे ये बता दीजिए कि जो बीसीसीआई के प्रोटोकॉल्स होते हैं इस तरह के मामलात को रोकने के, वो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं?
बीसीसीआई का जो प्रोटोकॉल होता है एंटी करप्शन का वो हूबहू आईसीसी वाला होता है, और वही प्रोटोकॉल पाकिस्तान सुपर लीग में, वही प्रोटोकॉल 100 में, वही प्रोटोकॉल सीपीएल में, और वही प्रोटोकॉल बिग बैश लीग में अप्लाई किया जाता है। तो कोई अलग कुछ नहीं है। अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको टीम मैनेजर को बताना पड़ेगा, कहीं जा रहे हैं तो टीम मैनेजर को बताना पड़ेगा, हर टीम के साथ एक एंटी करप्शन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। तो इसमें कोई अलग सी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सेम प्रोटोकॉल एज आईसीसी इवेंट्स। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ चंद्रेश नारायण मौजूद थे, भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि हमें वैसे तो हमने तफसीलात उनसे लेने की कोशिश की इस मामले की, लेकिन हमने देखा कि वो उनके मुताबिक तो ये मामला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही डिनायल मोड पे चल रहे थे। हालाँकि जो भारतीय मीडिया है, वो ही इस बात को रिपोर्ट कर रहा है और ज़ाहिर है मजबूरी हो सकती है उनकी, लेकिन ये कि ये मामला भारत के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है और वहीं से हमने इस मामले को उठाया है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बनाता है, भारत के मीडिया में ये चीज़ कोट हो रही है, इसीलिए ये चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में हमने उठाई थी। बहरहाल आईपीएल के बारे में सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी लीग है, अच्छी क्रिकेट होती है, लेकिन उसके जो नेगेटिव मामलात हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें ज़बान ज़द-ए-आम हैं और वो छुप नहीं सकती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।